हेलो स्टूडेंट, मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड टीच में। आज हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर माह अक्टूबर असाइनमेंट नंबर 3 कक्षा 10वीं विषय हिंदी को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही 10th एवं 12th के अपने दोस्तों भाइयों को जरूर यह वीडियो सेंड करें, क्योंकि उनका भी वीडियो यहाँ पे अपलोड किया जाता है, असाइनमेंट सॉल्व कराया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 क्या है। प्रश्न 1 है आपका, छत्तीसगढ़ की जनता के बीच वीर नारायण सिंह की लोकप्रियता के कोई 3 कारण लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका आंसर लिखते हैं कोई 3 कारण। तो ये आपका आंसर हो जाएगा उत्तर 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण काल में राजनीतिक सामाजिक संचेतना के संवाहक वीर नारायण सिंह थे। छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता के लिए पहला बलिदान देने वाला एक आदिवासी भी था, जिसने प्रमाणित कर दिया कि स्वाधीनता की अग्नि इस क्षेत्र के आदिवासी में भी बराबर धड़क रही है। तो इस प्रकार आप इसको वीडियो को पोस्ट कीजिए और इस प्रकार से लिखिए, इसमें आपके 3 कारण कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 2 आता है। प्रश्न नंबर 2 क्या है देखते हैं। गृह प्रवेश कविता में अतिथियों और चिड़ियों में क्या समानता है बताई गई है। 3 समानताएं लिखिए। जो आपका कविता है चैप्टर में गृह प्रवेश, उसमें क्या समानता बताई गई है अतिथियों और चिड़ियों में, उसके बारे में आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाएगा। 3 समानता लिखनी है। तो पहला हो जाए, दोनों के आने पर व्यक्ति का अकेलापन दूर होता है। दूसरा, चिड़िया और अतिथि दोनों ही समारोह के अंत होते ही चले जाते हैं। और तीसरा है, चिड़िया और अतिथि दोनों ही औपचारिकता निभाते हैं। तो इस प्रकार से आपके 3 आंसर हो जाएंगे, 3 समानताएं हो जाएंगे। इसी तरह आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। प्रश्न 3 है आपका, नाचा विधा को संक्षेप में समझाइए। नाचा विधा जो होता है वह क्या होता है, उसको आपको शॉर्ट रूप में संक्षेप में समझाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका उत्तर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ से आप वीडियो पॉज कीजिए और मस्त स्क्रीनशॉट लेकर के लिखिए। नाचा अत्यंत ही सशक्त और लोकप्रिय विधा है। इसमें पुरुष ही महिला के वेश में परी बनकर गाते हैं और नाचते हैं। साथ ही इस वीडियो का आपको PDF भी मिल जाएगा, जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पूरा आंसर कंप्लीट करते हैं। तो इस प्रकार से आप इतना लिख लेंगे, ये प्रश्न 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 आता है। प्रश्न नंबर 4 क्या है देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 है, सुआ गीत और पंथी नृत्य की विशेषताएं लिखिए व उनके 2 गायकों के नाम लिखना है। पहला है सुआ गीत और दूसरा है पंथी नृत्य। इन दोनों की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या कैरेक्टर होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, वह आपको लिखना है। और साथ में इनके दोनों के 2 गायकों के नाम लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका आंसर नोट करते हैं पहले तो। ठीक है, तो पहले इसका आंसर नोट करते हैं। सुआ गीत नृत्य के समय टोकनी में भरे धान के ऊपर सुआ रखने का अर्थ आत्मा का प्रतीक है। सुआ अर्थात तोते की प्रतिमा रख स्त्रियां उसके चारों ओर वृत्ताकार स्थिति में नाचती गाती हैं। जिस तरह कबीर के हंसना को आत्मा का प्रतीक माना गया है, ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ी लोकोक्तियों में सुआ को आत्मा का प्रतीक माना गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला आंसर। दूसरा, इसमें हम लोग देखते हैं गायिका का नाम। तो श्रीमती अमृता और श्रीमती कुलवंती का नाम सुआ गीत की अच्छी गायक काम में आता है। आगे बढ़ते हैं, हम पंथी के बारे में देखते हैं। पंथी नृत्य क्या है ना। तो पंथी सनातनी संप्रदाय के भक्तों द्वारा अपने गुरु घासीदास तथा उनके बताए सत्य की महिमा को रेखांकित करके गाया जाने वाला भाव प्रबल नृत्य है। पंथी इतनी तेजी से नाचा जाता है कि पंजाब के भांगड़ा के समान गिने चुने लोग ही उसकी तुलना में रखे जा सकते हैं। लठमार दास, पुराणिक लाल चेलक और अमृताबाई इस विधा के सशक्त कलाकार हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आता है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 से 200 शब्दों में निबंध लिखना है आपको, है ना। तो चलिए किसी एक विषय पे आपको निबंध लिखना है। चलिए, तो कोरोना वायरस एक महामारी पे हम लोग निबंध लिखते हैं। सबसे पहले आपको ये ब्लैक पेन से हेडिंग डाल देना है, फिर प्रस्तावना डाल देंगे। कि प्रस्तावना में आप डालेंगे कोरोना वायरस क्या होता है, कैसे आया, किस प्रकार से वह काम करता है, किस तरीके से प्रभावी है, यह उसके प्रस्तावना में हो जाएगा। आप लिख देंगे जैसे WHO ने बताया यह छोटा सा वायरस होता है, बहुत ही सोच में प्रभावी होता है, 900 गुना छोटा होता है किससे, बाल की तुलना में। तो इस प्रकार से इसका प्रस्तावना हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे
तो लिखना पड़ेगा आपको कि कोरोना वायरस क्या होता है। पहले यह भी तो जानना होगा कि कोरोना वायरस होता क्या है प्रस्तावना के बाद। इस तरीके से आप इतना पूरा आंसर लिखेंगे, कोरोना वायरस क्या होता है यह मिल जाएगा आपको आंसर। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, तब कोरोना वायरस के बारे में लिखना है ना। तो यहाँ पे आप वीडियो पॉज कीजिए और लिखिए कि ये किस तरह का संक्रमण होता है, किस तरीके से फैलता है। साथ ही आप लिखेंगे कैसे समस्याएं उत्पन्न होता है, कैसे यह लोगों के बीच में कैसे फैल रहा है, किस तरीके से सावधानी रखनी चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे लोगों से डिस्टेंस बनाना चाहिए, कब तक ये लोगों में फैलता है, किस उम्र में लोगों में ज़्यादा प्रभावी, ये सब पूरा आप इसके बारे में लिखेंगे। और आगे बढ़ते हैं, तो पूरी तरीके से इस प्रकार से आप उसका पूरा आंसर लिखेंगे, ठीक है। और लास्ट में फिर आपका आ जाएगा क्या, उपसंहार आ जाएगा। जब उतना पूरा आंसर लिख लेंगे तो आपको उपसंहार लिखना होगा, मतलब कंक्लूजन लिखना होगा कि पूरे पढ़ने के बाद, लिखने के बाद आपको क्या समझ में आता है, उससे आपने क्या सीखा। तो हमको ये समझ में आता है कि लगभग 18 साल पहले सार्स वायरस भी ऐसा ही खतरा बनकर सामने आया था, ठीक है। 2002-3 में सार्स की वजह से पूरी दुनिया में 700 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। तो इस प्रकार से आप कुछ इसके बारे में सीखे, क्या था वह सार आप लिखेंगे। यहाँ से पूरा इस तरीके से आप उपसंहार लिख देंगे। तो यहाँ पे आपका वीडियो कंप्लीट हो जाता है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा पूरा, है ना। हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड टीच में। आज हम छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रायपुर मंथ अक्टूबर असाइनमेंट नंबर 3 क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। साथ ही 10th एंड 12th के अपने दोस्तों भाइयों को जरूर वीडियो शेयर करें ताकि वो भी आसानी से अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इंग्लिश में क्या पूछा गया है इस बार। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, मेक ए लिस्ट ऑफ लुई लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो लाइक एंड डिसलाइक्स के आपको यहाँ पे बनाना है, ठीक है। कितना, एनी 3। चलिए आंसर नोट करते हैं, लिखते हैं। तो ये आपका यहाँ पे आंसर 4 दिए हुए हैं, लिख देंगे फॉलोइंग आर द लाइक एंड डिसलाइक्स ऑफ लुई, ठीक है। और ये 4 आंसर हो जाएंगे, A, B, C एंड D, ठीक है। इस प्रकार से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 2 आपका 3 मार्क्स का पूछा गया है, 1 into 3। मतलब यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन पूछा गया होगा जो एक एक नंबर का होगा। तो पहला क्वेश्चन ए नंबर है, नीड ए स्पेशल ट्यूब टू ब्रेथ इन द पोएम मीन्स दे हैव प्रॉब्लम विद देयर ब्लैंक ऑर्गन्स। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा डी नंबर, रेस्पिरेटरी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी, रेस्पिरेटरी। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 का सेकेंड है बी नंबर, विच गेम इज नॉट प्लेड बाय द चिल्ड्रन। कौन सा ऐसा गेम है जो चिल्ड्रन नहीं खेलते हैं। तो हाइड एंड सीक यह भी खेलते हैं, क्लाइंबिंग ट्रीज भी खेलते हैं और म्यूजिकल चेयर्स भी खेलते हैं। कौन सा नहीं खेलते हैं, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, कौन सा, राइडिंग बाइक्स, यह आपका आंसर हो जाएगा, यह नहीं खेलते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड सी नंबर। तो सी नंबर में आपका है स्किन डिप इन द पोएम मीन्स, ठीक है। स्किन डिप पोएम मीन्स में कौन सा बोला गया है, तो इनर स्किन, इनर ब्यूटी, या और 2 ऑप्शन है आपका कलर ऑफ स्किन और 4th है आउटर अपेयरनेस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी नंबर, आउटर अपेयरनेस हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका आंसर कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्या पूछा गया है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग योर व्यू अबाउट द कंटामिनेटेड वाटर सप्लाई इन आवर एरिया। यू आर ममता शर्मा या रवि शर्मा ऑफ भानपुरी धमतरी। यदि आप लड़की हैं तो ममता शर्मा लिखिए, यदि आप लड़का हैं तो रवि शर्मा लिखिए, ठीक है। इसके आधार पर आपको एक नोटिस देना है कि आपको कंटामिनेटेड वाटर मिल रहा है न्यूज़पेपर पे, ठीक है। तो यह आप इसका आंसर लिख लेंगे, आंसर नंबर डाल करके अपना एरिया का एड्रेस डाल देंगे। पहले भानपुरी धमतरी है, H है, 13 है, छत्तीसगढ़, 10 जनवरी, जिस डेट को आप लिख रहे हैं इस प्रकार से आप कुछ डाल देंगे, है ना। एडिटर को दे रहे हैं तो टू द एडिटर हो जाएगा।
नेक्स्ट पेज में कुछ इस प्रकार से डाल देंगे, हिंदुस्तान टाइम न्यूज़पेपर रहेगा, न्यू दिल्ली, ठीक है। सर रिस्पेक्टेड आई वुड टू करके आप पूरी तरीके से फिल कर लेंगे, वीडियो रोक करके आप लिख लेंगे आराम से, है ना। इस तरीके से पूरी वीडियो है, वीडियो आप रोकेंगे इस तरीके से और पॉज करके आप पूरा नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक वीडियो पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे का भी नोट कर लीजिए यहाँ से, ये पूरा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो इस प्रकार से आप आंसर कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? यू आर मदन गुप्ता, हेड बॉय ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जगदलपुर, राइट ए नोटिस फॉर द lost and found of our school notice board that you have lost your watch on the school playground। तो ये भी आपका 4 मार्क्स का है, इस पे आपको आंसर लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर नंबर डालते हैं। रानी अहल्या देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जगदलपुर को आप नोटिस लिख रहे हैं, लोस्ट लोस्ट लोस्ट, ठीक है। यहाँ पे डेट डाल देंगे जब का लिख रहे हैं आप, जो भी डेट डाल दीजिए, यहाँ पे 20 डाल सकते हैं, 21 डाल सकते हैं, जो भी ऐसे डेट डालना है आप डाल दीजिए, ठीक है। जो प्रेजेंट में लिख रहे हैं उसके हिसाब से डाल देंगे डेट। आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से आप वीडियो को पॉज कीजिए और कम्प्लीटली पूरा आंसर नोट डाउन कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा पूरा, फिर लास्ट में आप डाल देंगे क्या, अपना नाम डाल देंगे, क्लास डाल देंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है? राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ इंडेफिनिट। क्वेश्चन नंबर 5 में भी 3 पार्ट में पूछा गया, ए बी सी में। तो ए में दिखाया आपको राइट द करेक्ट फॉर्म इन इंडेफिनिट के करेक्ट फॉर्म को आपको डालना है डू एंड वर्क का, ठीक है। तो इसका आपका ये आंसर हो जाएगा। ए नंबर हो जाएगा वी हैव टू डू आवर होमवर्क, और बी हो जाएगा माई लिटिल ब्रदर इज लर्निंग टू वॉक, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ए का कंप्लीट हो जाएगा 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं बी की ओर, तो बी भी आपका कितने का है? 2 नंबर का है। गिव करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में दिया हुआ है उसका करेक्ट वर्ब आपको डालना है, स्मोक का और स्विम का। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका करेक्ट फॉर्म डालते हैं आंसर में, ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या है? ए नंबर, यू शॉल्ड गिव अप स्मोकिंग आई लाइक स्विमिंग, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट फॉर्म हो जाएगा, कंप्लीट हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं, तो आता है आपका सी पर। क्वेश्चन नंबर सी, राइट द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ फॉलोइंग वर्ब। ये जो वर्ब दिया हुआ है करेक्ट और सिंग, इसका पास्ट पार्टिसिपल डालना है आपको, 2 नंबर का है। तो करेक्ट का करेक्टेड हो जाएगा और सिंग का संग हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। और हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड टीच में। आज हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर माह अक्टूबर असाइनमेंट नंबर 3 कक्षा 10वीं विषय गणित को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही 10th एवं 12th के बच्चों को वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि इस चैनल के द्वारा 10th और 12th दोनों के असाइनमेंट कम्प्लीटली सॉल्व कराया जाता है। साथ ही आपने यदि बाकी विषयों के असाइनमेंट अभी तक नहीं लिखे हैं तो हमारे चैनल पर चले जाइए, वहाँ पर आपको कम्प्लीटली आंसर मिल जाएगा सभी विषय को। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर 1 पूछा गया है, मोहन ने बैंक में 100 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 1 को कम्प्लीटली सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ पे हल में लिखेंगे, सबसे पहले दिया है, क्या है दिया? मूलधन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? P बराबर 100 हो जाएगा। दर दिया हुआ है 6% वार्षिक और समय दिया हुआ है 5 वर्ष, 5 वर्ष और यहाँ पे पूछा गया मासिक, तो 5 इंटू कर देंगे 12, क्योंकि 12 मंथ का 1 साल होता है। तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा आपका कितना? 60 माह आ जाएगा। अब हम इसका ब्याज काउंट करेंगे, तो ब्याज हो जाएगा P इंटू R अपॉन 100 इंटू 1/12 इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। तो इसमें आप मान रख देंगे, अब P का मान दिया हुआ है 100 मूलधन है, R कितना है 6/100 और n का मान आप लिख देंगे 60, तो 60 + 1 इस प्रकार से आप लिख देंगे। तो यहाँ पे कम्प्लीटली मान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 100 से 100 कट जाएगा, इस 100 से ये 100 कट गया, 6 एकम में 6 और 6 दूनी 12 ये कट जाएगा, यहाँ पे 2 एकम 2 और 30 दूनी 60 ये कट जाएगा। तो इस प्रकार से पूरा काट करने के बाद जो बचता है उसे हम नोट कर देंगे।
तो यहाँ पर आपका बचता है लास्ट में 30 प्लस 61, 30 प्लस 61 बटे 2। अब इसे आप काट करेंगे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे ब्याज कितना मिलता है उसको 915 रुपये मिलता है। और मूलधन इसका कितना हो जाता है 6000 हो जाता है। सॉरी यहाँ पे 600 लिखा गया, इसको अब 6000 बनाएंगे 6000 प्लस कितना हो जाएगा 915, तो कितना हो जाएगा 6915 इसको टोटल राशि मिलती है 5 वर्ष बाद। ठीक है, अब प्रश्न 2 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो प्रश्न 2 क्या पूछा गया है कि श्री राम ने 30,000 रुपये 3 वर्ष के लिए सावधि जमा खाते में जमा कराया। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तथा ब्याज 6 माही संयोजी होती है तो नियत तिथि के पश्चात मिलने वाली धनराशि कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उत्तर लिखें। उत्तर में लिखेंगे कि जो दिया गया है ना, क्या दिया गया है सबसे पहले मूलधन P बराबर 30,000, दर R बराबर 6% और समय N बराबर 2 वर्ष दिया हुआ। अब 6 माही संयोजी है तो इसको हम क्या करेंगे 2 वर्ष 12 महीने से गुणा कर देंगे बटे 6 माही, तो 24/6 हो जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मिश्र धन ज्ञात करना है तो मिश्र धन A बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, इसकी घात हो जाएगी कितनी N। तो यहाँ पे आप वैल्यू रख देंगे कंप्लीटली। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे 106/100 को 4 बार गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए जो कटता है उनको पहले काट देते हैं, है ना। काट देंगे क्या, ये 2 जीरो से यहाँ के 2 जीरो कट जाएंगे, इस 2 जीरो से यहाँ के 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, अब बचा कितना 3 बचा है ना। तो जो बचा उसको यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। देखो अब 3 गुणे 106 106 106 4 बार लिख दिए, बट्टे में क्या हो गया ये 2 100 बचा उसको लिख दिए। अब ये जो कटते हैं उनको काट देते हैं, ये 50 दूने 100 हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे 53 दूने 106। इस प्रकार से आप कट कर दिए। अब जब 50 को काटेंगे तो 50 दूनी 50 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 2 जो 53 बचे ये 53 106 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कंप्लीटली आप लिख लेंगे। अब इस पूरा वैल्यू को आप जब गुणा करेंगे और भाग करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा कितना 37,874, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट। अब अपने लोग प्रश्न 3 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न 3 देखते हैं क्या है, दिया है समीकरण हल कीजिए। क्या समीकरण कोस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4 होता है। इसे आपको सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों का तिर्यक गुणा कर दीजिए। कोस थीटा का गुणा हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा से और कोस थीटा का गुणा हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा से इक्वल टू 4। चलिए ठीक है, ये लिख दिए। अब देखिए एक वैल्यू आता है, हमारा सूत्र है फॉर्मूला कि a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। आप यहाँ पे देखेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा है और 1 माइनस साइन थीटा, तो इस वैल्यू को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलिए इस फॉर्मूला को लगा करके नीचे 1 का स्क्वायर और माइनस साइन का स्क्वायर लिख लेंगे, है ना। तो यह वैल्यू हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि कोस थीटा है 1 से गुणा हुआ तो कोस थीटा और कोस थीटा का साइन थीटा से गुणा हुआ तो यह आ गया कोस थीटा साइन थीटा। और यहाँ पे माइनस में, जब माइनस प्लस में होगा तो दोनों आपस में कट जाएंगे, बचा का यहाँ से कोस थीटा और यहाँ से कोस थीटा, तो हो जाएगा 2 कोस थीटा बटे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। ठीक है, जब इसे आप सॉल्व करेंगे, अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या 2 कोस थीटा बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कट जाएगा आपका। जब कॉस से एक कॉस कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 अपॉन कॉस थीटा बचेगा। ठीक है, अब 2 अपॉन कॉस थीटा को जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ पे देखिए पक्षांतर कर देते हैं, 2 इक्वल टू 4 इंटू कोस थीटा। अब इसे हम पक्षांतर करेंगे, 4 को नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो 2 अपॉन 4 हो जाएगा, कट जाएगा तो 1 अपॉन 2 कोस थीटा हो जाएगा। और 1 अपॉन 2 जो होता है वह कोस 60 का मान होता है। कोस 60 का वहाँ पे रख देंगे तो थीटा इक्वल टू आपका मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा, या 60 डिग्री आ जाएगा, या केवल कोस थीटा का बराबर रखेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। तो दोनों लिख दीजिए, आपको कंप्लीटली पूरा आंसर मिल जाएगा, पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब हम लोग प्रश्न 4 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न 4 क्या पूछा गया है, प्रश्न 4 में पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि tan 50 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 54 इंटू tan 75 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। यह आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, फिर राइट हैंड साइड सिद्ध कर देना है। ठीक है, तो चलिए ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड के लिए।
तो देखिए 10 15 डिग्री हो गया, 10 45 डिग्री 36 डिग्री है वो, यदि हम लोग 90 माइनस 54 करें तो 36 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप वैल्यू कंप्लीटली नोट कर लेंगे। और जब यहाँ पे 10 90 माइनस 54 होगा तो यहाँ वैल्यू आ जाता है आपका क्या, कोट 54 डिग्री आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वैल्यू हो जाएंगे। अब कोट 54 डिग्री इक्वल टू होता है, कोट इक्वल टू 1/10। ठीक है, तो 1/10 के यहाँ पे आप वैल्यू रख देंगे 54। तो 54 से 54 ये कट जाएंगे, जो वैल्यू कट गया उसे काट देंगे और जो बचा उसे आप यहाँ पे नोट कर देंगे। इस प्रकार से आप कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 हो जाता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोला है मान ज्ञात करना है आपको किसका, tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसका मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पे आप वैल्यू रख देंगे, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, तो उसका स्क्वायर दिया तो स्क्वायर आप लगा देंगे। ठीक है, उसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा, तो इसका भी स्क्वायर लगा देंगे। अब स्क्वायर लगाने के बाद इनका कोष्टक खोल देंगे तो दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा, इनका त्रिज्या गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मान आ जाता है आपका 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। यही आपको सॉल्व करना था, मान ज्ञात करना था, ये कंप्लीट आंसर होता है। अब प्रश्न 6 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न 6 में आपसे पूछा गया है मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको भी मान ज्ञात करना है, क्या, कोस स्क्वायर 65 डिग्री और कोस स्क्वायर 25 डिग्री आपको मान ज्ञात करना है इनका। चलिए, तो कोस स्क्वायर 65 डिग्री अर्थात यहाँ पे 90 माइनस 25 करेंगे तो कोस 65 डिग्री हो जाएगा और कोस 25 डिग्री। जब साइन स्क्वायर 25 डिग्री और कोस स्क्वायर 25 डिग्री हो प्लस में तो उसका वैल्यू होता है 1। यही आपको मान ज्ञात करना था, यहाँ पे आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है। हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड टीच में। आज हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर माह अक्टूबर असाइनमेंट नंबर 3 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही 10th एवं 12th के बच्चों को वीडियो जरूर शेयर करना कि इस चैनल में दोनों क्लास के वीडियो अपलोड किए जाते हैं, असाइनमेंट सॉल्व कराए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न 1 क्या दिया गया है। प्रश्न 1 है निम्नलिखित को संक्षेप में लिखिए। पहला है आपका अयस्क, फिर खनिज, उसके बाद धातुमल और लास्ट क्या है चौथा गालक। ये एक एक नंबर का क्वेश्चन है। तो चलो चारों को कम्प्लीटली हम लोग एक एक को सॉल्व करते हैं। तो ये आपका डिफिनेशन हो जाएगा, छोटा छोटा एक नंबर का आप लिख लेंगे। सबसे पहले अयस्क क्या होता है। अयस्क ऐसे खनिज जिनमें धातु की मात्रा अधिक और अशुद्धियाँ कम होती हैं तथा जिनमें धातु का निष्कर्षण कम खर्च में और सुविधाजनक तरीके से किया जा सकता है, अयस्क कहलाते हैं। जबकि खनिज क्या होते हैं। खनिज भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ठोस अकार्बनिक पदार्थ जिनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है और इनके भौतिक गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है, खनिज कहलाते हैं। अब दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो केवल इतना का डिफरेंस है कि अयस्क में क्या होता है, अशुद्धियों की मात्रा कम होती है जिसके कारण उन्हें हम कम खर्चे में शुद्ध कर सकते हैं। बस डिफरेंस इतना की होती है। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर। तो थर्ड है आपका धातुमल। धातुमल क्या है, गालक अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को गलनीय पदार्थ में बदल देते हैं जिसे धातुमल कहते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सिलिका ऑक्साइड की क्रिया कराने पे कैल्शियम SiO धातुमल बनता है। ठीक है, O3 बनता है, यह हो जाएगा आपका धातुमल। फिर क्या है गालक। गालक धातु कर्म के संदर्भ में गालक का प्रद्रव्य या फ्लक्स वह पदार्थ है जो रासायनिक सफाई के लिए, प्रवाह को सुगम बनाने के लिए या शोधन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यह होता है आपका गालक। इस प्रकार का आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। अब हम लोग प्रश्न 2 देखते हैं। तो प्रश्न 2 क्या पूछा गया है कि हेमेटाइट से लोहे के निष्कर्ष को निम्नलिखित पदों के आधार पर समझाइए। तो ये कौन कौन से पद पे समझाना है देखते हैं। 3 पद दिया गया है। पहला अयस्क का सांद्रण दिया गया है, सेकेंड है ऑक्साइड का धातु में अपचयन और थर्ड है वात्याभट्टी। तो सबसे पहले अयस्क का सांद्रण देखते हैं। अयस्क को खदानों से प्राप्त करने के पश्चात उसे कूटकर महीन चूर्ण में बदला जाता है। गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा इसका सांद्रण किया जाता है। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका अयस्क का सांद्रण। सेकेंड नंबर ऑक्साइड क्या था, ऑक्साइड का धातु में अपचयन देखें तो ऑक्साइड का धातु में अपचयन हम लोग देख लेते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है
ऑक्साइड का धातु में अपचयन 400 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस ताप के बीच कोक ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाती है। जब आप कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से करा देंगे तो ये क्या बनता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। आगे कार्बन मोनोऑक्साइड लोहे के ऑक्साइड को आयरन में अपचयित कर देता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आयरन ऑक्साइड, ठीक है, या लोहे के ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, इन दोनों की क्रिया करा देंगे तो आयरन धातु में अपचयित कर देता है। अब हम तीसरा वात्या भट्टी का नामांकित चित्र बनाते हैं। तो चलिए यहाँ से आप वीडियो को रोक लीजिए और वात्या भट्टी का चित्र बनाइए। बस थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, पूरा कंप्लीट देख लेते हैं कितना बड़ा है ये। बस इतना आपका कंप्लीट हो जाएगा वात्या भट्टी का चित्र। यहाँ पे रो करके वीडियो शॉट ले लीजिए या फिर ऊपर से ऐसा रो करके वीडियो शॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका नामांकित वात्या भट्टी का चित्र हो जाएगा। अब और आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न क्रमांक 3 आता है हमारा। प्रश्न 3 क्या है? धातु और अधातु में कोई 4 अंतर आपको लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए धातु और अधातु में कोई 4 अंतर लिखते हैं। कौन कौन से अंतर हैं ये आपका आंसर हो जाएगा। पहला, धातु आघातवर्ध एवं तन्य होती है जबकि अधातु आघात अवर्ध्य एवं तन्य नहीं होती है। ठीक है, मतलब इनको धातुओं को पीटा जा सकता है, चादर की तरह फैलाया जा सकता है और तार की तरह लंबे किए जा सकते हैं, जबकि धातुओं को ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वो भंगुर होते हैं, पीटने पे वो टूट जाते हैं। दूसरे, धातुएं चमकदार होती हैं जबकि धातुएं चमकदार नहीं होती हैं। एक आयोडीन है जो चमकदार होता है, वह अपवाद है। ठीक, अब तीसरा हम लोग अंतर देखते हैं। धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं जबकि धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। उच्च होने का मतलब है कि अधिक ताप पे धातु गलेंगे और अधिक ताप पे धातु उबलेंगे। चलिए आगे देखते हैं चौथा अंतर। तो धातुएं उष्मा एवं विद्युत के सुचालक होती हैं, अपवाद है सीसा, जबकि अधातुएं उष्मा एवं विद्युत के सुचालक नहीं होते, कुचालक होते हैं, अपवाद है आपका ग्रेफाइट। तो इस प्रकार से आपके 4 अंतर हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 4 क्या पूछा है कि जब 2 समतल दर्पण एक दूसरे के समकोण पर स्थित हों तो उसके सम्मुख रखी किसी वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या चित्र सहित बनाइए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप एक डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, आराम से एकदम अच्छे से डायग्राम बनाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको 2 दर्पण दिखेगा, सेम सेम। दर्पण फर्स्ट है और दर्पण सेकेंड। दर्पण सेकेंड किधर गया? टॉप में है, छुप गया। चलिए ठीक है, कट गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक दर्पण फर्स्ट यहाँ पे हो जाएगा, दर्पण सेकेंड यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, फिर ये हो जाएगा आभासी दर्पण फर्स्ट, ये हो जाएगा आभासी दर्पण सेकेंड। यहाँ पे एक वस्तु है, वस्तु ये क्या हो जाएगा आपके? वस्तु हो जाएंगे 4। इस प्रकार इस डायग्राम को आप आराम से अच्छे से बना लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर लिखते हैं। तो दर्पण 1 द्वारा वस्तु O का प्रतिबिंब O पर बनता है, इसी प्रकार दर्पण 2 का O का प्रतिबिंब O2 पर बनता है। दर्पण 1 द्वारा 2 पर प्रतिबिंब दर्पण 1 के पीछे बनता है। इस प्रकार से आप इसको पूरा नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, लास्ट में लिखेंगे आप, क्या हो जाएगा लास्ट में आपका? अतः 2 लंबवत दर्पण के मध्य रखे किसी वस्तु के कुल 3 ही प्रतिबिंब बनते हैं, अर्थात किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी वस्तु की भांति कार्य करता है जिसका हम आभासी प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। यदि दोनों दर्पण के बीच का कोण 90 डिग्री है तो 360/θ माइनस 1 इजिकल टू 4 माइनस 1 इजिकल टू टोटल कितने हो जाएंगे आपके? 3 प्रतिबिंब बनेंगे, जो आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में, कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक, तो ये प्रश्न 4 का उत्तर कंप्लीट हो जाता है। अब प्रश्न 5 की ओर हम बनते हैं। तो प्रश्न 5 है आपका अ नंबर। या अ और ब 2 क्वेश्चन पूछा गया। अ है आपका कि स्नेल का नियम लिखिए। क्या है स्नेल का नियम? तो उत्तर हो जाएगा स्नेल का नियम, किसी एक वर्णीय प्रकाश की किरण किन्हीं 2 माध्यमों की सीमा पृष्ठ पर आपतित होती है जब आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तित कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, इसे साइन भी कहते हैं। चलिए ठीक है, ये तो हो गया स्नेल का नियम। अब ब की ओर बढ़ते हैं। तो ब में पूछा गया है कि एक मछली तालाब की सतह से 75 सेंटीमीटर गहराई पर प्रतीत होती है, तो सतह से उसकी वास्तविक गहराई कितनी होगी? ऐसा प्रतीत होता है यदि 75 सेंटीमीटर, तो वास्तविक गहराई क्या है वही आपको बताना है। तो चलिए, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर 4/3 होता है, अतः वास्तविक गहराई 4,
आभासी गहराई 3 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आपको आ जाएगा कितना, 100 सेंटीमीटर। तो क्या होता है, ऐसा प्रतीत होता है, ये वास्तविक गहराई उसका कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, जो कि आपको 75 तो प्रतीत होता है, लेकिन वो होता है कितना है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो इस प्रकार से आप अपना पूरा आंसर कंप्लीट कर लीजिए और कर लिए होंगे। हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड टीच में। आज हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के कक्षा 10वीं विषय संस्कृत विषय को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। साथ ही 10th और 12th के बच्चों को यह वीडियो जरूर शेयर करना, क्योंकि यहाँ पे 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं का असाइनमेंट कम्प्लीटली सॉल्व कराया जाता है। एक और खास बात, बाकी विषय के यदि वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा या असाइनमेंट नहीं लिखा है तो हमारे चैनल पे चले जाइए, वहाँ पे पूरे विषयों के अपलोड हो चुके हैं वीडियो। थैंक यू। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं प्रश्न 1 क्या आया है। तो प्रश्न 1 में पूछा गया है, स्वामी आत्मानंद इति पाठाधारेण अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित। तो यहाँ पे स्वामी आत्मानंद पाठ से जो भी प्रश्न दिए गए हैं, क, ख, ग और घ, 4, इन चारों को पढ़ना है और इनके उत्तर लिखना है। 1 नंबर 1 प्रश्न पे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं। सबसे पहला क का उत्तर, तो यहाँ तक आप आंसर नोट कर लेंगे, क का उत्तर हो जाएगा कम्प्लीटली। आगे बढ़ते हैं और ख का लिखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे साफ साफ अच्छे शब्दों में आपको दिया गया है, ख का उत्तर, ग का उत्तर और ये घ का उत्तर। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोकिए और चारों को असाइनमेंट का आंसर लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में क्या पूछा गया है, देखिए, अधोलिखितम श्लोक पठित्वा निर्देशानुसारण उत्तरत। तो यहाँ पे जो श्लोक दिया गया है आपको, इस श्लोक को पढ़िए और इसके उत्तर आपको लिखने यहाँ पे दिए गए प्रश्नों की। ये भी 4 प्रश्न पूछे गए हैं, क, ख, ग और घ। ये भी 1 नंबर 1 प्रश्न पे है, 4 प्रश्नों पे 4 उत्तर। तो यहाँ पे भी आप वीडियो को अच्छे से पॉज कीजिए और लिखिए। देखिए प्रश्न 1 जो क है, क का उत्तर यहाँ पे दिया गया है, यह आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, ख का आंसर नोट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अच्छा सा आपको ख का उत्तर दिया गया है और ग का दिया गया, ये घ का उत्तर दिया है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न 2 का भी कंप्लीट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 में क्या पूछा गया है, देखते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 में क्या पूछा गया है। तो प्रश्न क्रमांक 3 में पूछा गया है, अधोलिखितेषु प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखित। यहाँ पे जो 4 प्रश्न आपको दिए गए हैं, इनके संस्कृत भाषा में उत्तर आपको लिखना है। तो चलिए चारों का हम उत्तर लिखते हैं। यह भी 1-1 नंबर के हैं चारों प्रश्न। ये रहा आपका प्रश्न 3 के उत्तर। ठीक है, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। क का उत्तर है सर्व विद्या संस्कृते अस्ति। ख का उत्तर हो जाएगा तक्रम भोजनान्ते पिबेत। ग का उत्तर हो जाएगा और ये घ का उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपके चारों आंसर कंप्लीट हो जाएंगे प्रश्न क्रमांक 3 के। आगे बढ़ते हैं, तो प्रश्न क्रमांक 4 के आंसर हम लोग लिखते हैं। देखिए प्रश्न 4 में क्या पूछा गया है कि अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदाना समास विग्रह कृत्वा वाक्यन्ति पुनः लिखिता। तो इसका समास विग्रह किया गया है, इसका पुनः आपको आंसर लिखना है। यह भी आपके 1 नंबर का क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है 4 नंबर का। चलिए हम लोग 1-1 का आंसर लिखते हैं चारों का। तो यहाँ से आप वीडियो पॉज कीजिए और आराम से लिखिए। क का उत्तर हो जाएगा, ख का हो जाएगा, ग और ये घ, चारों का उत्तर हो जाएगा। अच्छे से आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5 के। प्रश्न क्रमांक 5 में क्या पूछा गया है, अधोलिखितेषु रेखांकित पदाना प्राकृतिक प्रत्यय संयोजक वाक्यांति पुनः लिखता। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रत्यय है उन सबको जोड़ करके हटा करके आपको पुनः उनको वाक्य को लिखना है। यह भी आपका 1-1 नंबर का क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन 4 नंबर का। चलिए इससे भी आप यहाँ पे पॉज कीजिए वीडियो को और पूरे आंसर को कम्प्लीटली लिखिए। क का उत्तर हो जाएगा, ख का हो जाएगा, ग का और ये घ का। इस प्रकार से चारों आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आपने अभी तक हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो अब हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं और भी अच्छे तरीके से आपको वीडियो दे सकूं। और जैसे यह क्लास कंप्लीट होता है आपका, तो नेक्स्ट ईयर में साइंस का जब असाइनमेंट लिखना बंद हो जाएगा तो मैं आपके लिए केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, कंपटीशन फाइट के लिए कराऊंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। चलिए मिलते हैं
हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड टीच में। आज हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का असाइनमेंट को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। यदि आपने बाकी विषयों के असाइनमेंट अभी तक नहीं लिखे हैं तो चैनल पर चले जाइए, सभी विषयों के वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, वहाँ से आप लिख सकते हैं। साथ ही आप 10th 12th के बच्चों को यह वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे 10th एंड 12th दोनों कक्षाओं का असाइनमेंट का सॉल्व कराया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न 1। इससे पहले आगे बढ़ें, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे आपको केवल अभी असाइनमेंट नहीं, बोर्ड एग्जाम का तैयारी कैसे करना उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और साथ में जैसे आप 10th क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो आप 11th 12th में जाएंगे, वहाँ से साइंस से रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा, आपको तैयारी कराई जाएगी। इसलिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ही आवश्यक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न 1 क्या पूछा गया है। तो प्रश्न 1 में पूछा गया है कि मोटे अनाजों के उत्पादन में कमी होने के क्या कारण हैं। तो यह कारण कब हुआ उत्पन्न और कब से उत्पादन में कमी हुआ, इसके हम इतिहास में जाना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आंसर देखते हैं कि क्या है कारण इसका। तो सन 1951 के बाद गेहूं चावल जैसे खाद्यान्नों के उत्पादन में जहां वृद्धि दर्ज हुई है, वहीं मोटे अनाजों के उत्पादन में कमी आई है। इसके कारण कुछ निम्नलिखित हैं। तो कारण यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको 5 कारण लिखना होगा। तो इस प्रकार से आप वीडियो को पॉज कीजिए और 5 कारण को आप नोट कीजिए, ठीक है। यहाँ तक आप पहले नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा, चौथा और 5वां कारण। तो ये आपके 3 कारण यहाँ पे और हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके 5 कारण कंप्लीट हो जाएगा। जब 5 कारण आप लिख देंगे तो आपको 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे, कोई भी नहीं काट पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 में क्या पूछा गया कि रूस में 1861 से 1940 के बीच किसानों की स्थिति में क्या क्या परिवर्तन हुआ, आपको बताना है। कब? 1861 से 1940 के बीच में, ठीक है। चलिए उत्तर लिखते हैं। सन 1861 ईस्वी में जार की घोषणा के बाद किसानों को इस प्रथा से मुक्ति तो मिली, मगर तब भी जमीन भूस्वामियों के पास ही थी। क्या था? इससे पहले भूस्वामी जिनका ज़मीन था वो ज़मीन किसी और के पास गिरवी रख दिया गया था, लेकिन 1961 के बाद उनको भूमि तो मिला, लेकिन अभी भी वह भूमि उन भूस्वामियों के पास नहीं थी। तो इस प्रकार से जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी, आप वीडियो को पॉज कीजिए और कम्प्लीटली वो पूरा आंसर नोट कीजिए, ठीक है। 5 नंबर का है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को आपको बड़ा करके लिखना होगा ताकि आपको पूरे नंबर मिल सके। तो यहाँ पर आपका आंसर यहाँ तक कम्प्लीट हो जाएगा। यहाँ पर वीडियो पॉज कीजिए और लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं प्रश्न 3 में क्या पूछा गया है। तो प्रश्न 3 में पूछा गया है कि ऋण की सुविधा एक और महामारी आय बढ़ाने में सहायता देती है, तो वहीं दूसरी ओर कर्ज के जाल में फंसा देती है। आसपास के उदाहरणों से समझाना है। देखिए, जो ऋण मिलता है लोगों को बैंकों से, यह तो अच्छी बात है कि उनको जो दुविधा होती है या महामारी है या बीमारी, उन सबसे निपटने का काम करती है ना। लेकिन दूसरी ओर वो कर्ज में फंसा देती है। तो यह किस तरीके से है, यह हमारे आसपास के उदाहरणों के आधार पर समझाना है। तो आसपास के जो उदाहरण है उसके आधार पे यहाँ पे कुछ एक वीडियो में बनाया हूँ, आंसर लिखा हूँ। इसे आप आराम से पॉज कीजिए वीडियो को और कम्प्लीटली लिखिए। आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा और इसका आंसर बचा है, यहाँ तक आप इसके कंप्लीट आंसर लिख लेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा अच्छा आपको लिखना होगा ताकि आपको 5 नंबर पूरा मिल सके। यहाँ तक आपके कंप्लीट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 क्या पूछा गया है। प्रश्न 4 आपसे पूछा गया है कि मुद्रा किसे कहते हैं, मुद्रा के लिए मापन का आधार क्यों जरूरी है। तो देखिए, मुद्रा किसे कहते हैं, 1 नंबर का है और आधार 3 नंबर का है। सॉरी, ये आधार कितना होंगे, 4 का होगा, तो 5 नंबर हो जाएगा टोटल, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 1 + 4, तो टोटल 5 नंबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। तो सबसे पहले मुद्रा क्या है वह लिख लेते हैं। देखिए, मुद्रा पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय होती है, ठीक है। अब उसका आधार जो है, आधार आपको यहाँ पे लिख लेना है। यह आधार आपको दिया गया है, यह आधार आप लिख लेंगे। इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाकी विषयों का भी आंसर आप हमारे वीडियो पे जा करके चैनल पे देख सकते हैं, लिख सकते हैं। और अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि फ्यूचर में आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन और आंसर यहाँ पे दिया जाएगा ताकि बोर्ड में आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।